नमस्कार। विश्व की प्राचीन सभ्यताएं पार्ट 1 हम इस चैनल पे देख चुके हैं। उसका दूसरा पार्ट आज यहाँ पर पढ़ेंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। यूनानी भाषा का शब्द है दो नदियों के बीच की भूमि। इस देश का आधुनिक नाम इराक है। इस प्रदेश को दजला और फरात नदियाँ सींचती हैं। मेसोपोटामिया को इसकी अर्धचंद्र सी आकृति तथा खेती की दृष्टि से अत्यधिक उर्वर होने के कारण उपजाऊ अर्धचंद्र भी कहा गया है। उपजाऊ अर्धचंद्र। प्राचीन काल में इस प्रदेश का दक्षिणी भाग सुमेर कहलाता था, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का मुख्य केंद्र था। सुमेर के उत्तर पूर्व की तरफ के भाग को बाबुल, बेबीलोन तथा अक्कद कहते थे। बाबुल और अक्कद। और उत्तर की ऊंची भूमि असीरिया कहलाती थी। मेसोपोटामिया के राज्यों का उत्थान और पतन। कालांतर में उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों से आए सुमेरियन लोग मेसोपोटामिया में बस गए और उन्होंने एक अत्यंत समृद्ध सभ्यता का विकास किया। सुमेरियन लोगों ने नगर राज्य की सरकार स्थापित की। उर, लगाश, एरेक तथा एरिडू प्रसिद्ध नगर राज्य थे। उर, लगाश, एरेक और एरिडू। 2500 ईस्वी पूर्व लगभग सागौन प्रथम ने, जो अक्कद से आया था, सुमेरियन लोगों को जीत लिया। सुमेर और अक्कद दोनों राज्यों को मिला के उसने एक सुदृढ़ राज्य स्थापित किया, किंतु 2100 ईस्वी पूर्व के लगभग ये अक्कादियन लोग भी पराजित हो गए। बाबुल या बेबीलोन में एक नए सामी राजवंश का उदय हुआ। बेबीलोन नगर अब इस नए साम्राज्य की राजधानी बन गया। बेबीलोनिया के सबसे प्रसिद्ध सम्राट हम्मुराबी ने विभिन्न नगर राज्यों में होने वाली लड़ाइयों को रोककर तथा समस्त देश में एक जैसे कानून लागू कर एक दृढ़ राज्य स्थापित किया। बेबीलोनिया की सभ्यता भी सुमेरियन सभ्यता पर आधारित थी। इसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में असीरियाई लोगों ने अपना साम्राज्य लगभग 1100 से 612 ईस्वी पूर्व स्थापित किया। असीरियाई लोगों ने सीरिया, फिलिस्तीन, फिनीशिया आदि प्रदेशों को जीतकर विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इसके बाद काल्डियाई लोगों ने असीरियाई लोगों को पराजित कर एक दूसरे शक्तिशाली बेबीलोनियन साम्राज्य 612 ईस्वी पूर्व से 539 ईस्वी पूर्व का निर्माण किया, किंतु 539 ईस्वी पूर्व उन्हें पारसियों के हाथों पराजित होना पड़ा। सुमेरिया, बेबीलोनिया, असीरिया तथा कोल्डिया की सभ्यताओं को समग्र रूप में मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सुमेरिया, बेबीलोनिया, असीरिया और कोल्डिया। मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषताएं। पहला है हम्मुराबी की विधि संहिता। बेबीलोन के सम्राट हम्मुराबी ने अपनी प्रजा के लिए एक विधि संहिता बनाई थी, जो इस समय उपलब्ध सबसे प्राचीन विधि संहिता है। सबसे प्राचीन विधि संहिता। सम्राट ने उसे एक 8 फुट ऊंची पत्थर की शिला पर उत्कीर्ण कराया था। हम्मुराबी का दंड विषयक सिद्धांत यह था कि जैसे को तैसा और खून का बदला खून। मेसोपोटामिया का सामाजिक जीवन। मेसोपोटामिया सभ्यता में राजा पृथ्वी पर देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था। राजा व राज परिवार के बाद दूसरा स्थान पुरोहित वर्ग का था, जो संभवतः राजतंत्र की प्रतिष्ठा से पूर्व शासक रहे थे। मध्यम वर्ग में व्यापारी, जमींदार एवं दुकानदार थे। समाज में दासों की स्थिति सबसे नीचे थी। लगातार युद्ध होते रहने के कारण समाज में सेना का महत्वपूर्ण स्थान था।
आर्थिक जीवन, कृषि व पशुपालन। इस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। वहाँ के किसान भूमि की जुताई हलों से करते थे और बीज एक कीप द्वारा बोते थे। खेतों की सिंचाई के लिए वे नदियों के बाढ़ के पानी खेतों की सिंचाई के लिए वे नदियों के बाढ़ के पानी को नहर द्वारा ले जाकर बड़े बड़े बांधों में इकट्ठा कर लेते थे। हलों से जुताई हेतु मवेशी काम में लेते थे और उनकी नस्ल सुधार के लिए पशुओं का प्रजनन भी किया जाने लगा था। व्यापार व उद्योग, मेसोपोटामिया की सभ्यता मूलतः एक व्यावसायिक सभ्यता थी। यहाँ देवता का मंदिर एक धार्मिक स्थल ही नहीं, एक व्यावसायिक केंद्र भी था। यहीं सर्वप्रथम बैंक प्रणाली का विकास हुआ। मेसोपोटामिया का भारत की सिंधु सरस्वती सभ्यता से व्यापारिक संबंध था। सिंधु सरस्वती सभ्यता की कई वस्तुएं मेसोपोटामिया के उर नगर की खुदाई में मिली हैं। धार्मिक मान्यताएं, मेसोपोटामिया के लोग अनेक देवताओं में विश्वास करते थे। प्रत्येक नगर का अपना संरक्षक देवता होता था। उसे जिगुरात कहते थे, जिगुरात, जिसका अर्थ है स्वर्ग की पहाड़ी। उर नगर मेसोपोटामिया के सबसे बड़े नगरों में से था। उर नगर में जिगुरात का निर्माण एक कृत्रिम पहाड़ी पर ईंटों से हुआ था। उर के जिगुरात में 3 मंजिलें थीं और उसकी ऊंचाई 20 मीटर से अधिक थी। मेसोपोटामिया के लोग परलोक की अपेक्षा इस लोक के जीवन में अधिक रुचि रखते थे। उनका ध्यान इस लोक के जीवन की व्यवहारिक समस्याओं पर केंद्रित था। उनके पुरोहित भी व्यवसाय में रत रहते थे। ज्ञान विज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में मेसोपोटामिया के लोगों की उपलब्धियां महत्वपूर्ण थी। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी उन्नति कर ली थी। उन्होंने सूर्योदय, सूर्यास्त तथा चंद्रोदय और चंद्रास्त का ठीक समय मालूम कर लिया था। उन्होंने दिन और रात्रि के समय का हिसाब लगाकर पूरे दिन को 24 घंटों में बांटा था। 60 सेकंड का 1 मिनट और 60 मिनट के 1 घंटे का विभाजन सबसे पहले इन्होंने ही किया। रेखागणित के वृत्त को उन्होंने 360 डिग्री में विभाजित करना आरंभ किया था। इस तरह मेसोपोटामिया के निवासी विज्ञान और गणित की उन्नत परंपराओं से अवगत थे। स्थापत्य कला, मेसोपोटामिया के कलाकारों ने मेहराब का भी आविष्कार किया। मेहराब स्थापत्य कला की एक महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि यह बहुत अधिक वजन संभाल सकती थी और देखने में आकर्षक लगती थी। कीलाक्षर लिपि, मेसोपोटामिया की पहली लिपि का विकास सुमेर में हुआ। सुमेरियन व्यापारियों ने अपना हिसाब किताब रखने के लिए कीली जैसे चिन्ह बनाकर लेखन कला का विकास किया। इसे कूनीफार्म या कीलाक्षर कहते हैं। मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की घाटी में हुआ था। अफ्रीका के लोग नील नदी को गंगा की भांति पवित्र मानते थे, क्योंकि प्राचीन काल में मिस्र के सुख और समृद्धि का कारण नील नदी ही रही है। मिस्र की सभ्यता बहुत प्राचीन थी, किंतु इसके संतोषजनक प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रामाणिक आधार पर मिस्र के राजनीतिक इतिहास का ज्ञान 3400 ईस्वी पूर्व से ही प्राप्त होता है। मिनीज नामक शासक ने 3400 ईस्वी पूर्व ही मिस्र का राजनीतिक ढांचा खड़ा किया था। इथियोपी, नूबी एवं नीलियम जाति के लोगों ने इस सभ्यता का निर्माण किया था। इथियोपी, नूबी, नीलियम। मिस्र की सभ्यता के इतिहास में पिरामिड युग, सामंतशाही युग, साम्राज्यवादी युग विशेष उल्लेखनीय है। इनमें से पिरामिड युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, सर्वाधिक गौरवपूर्ण था। मिस्र सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। मिस्र का सामाजिक जीवन, मिस्र के शासक फराहो
कहलाते थे और प्रजा पर उनकी सत्ता निरंकुश थी। लोग उसे ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। उच्च वर्ग में सामंत व पुरोहित, मध्यम वर्ग में व्यापारी, व्यवसायी तथा निम्न वर्ग में कृषक तथा दास थे। स्त्री व पुरुषों में लगभग उच्च वर्ग के लोग आभूषण पहनते थे। संगीत, नृत्य, नटबाजी, पशु, जुआ आदि उनके मनोरंजन के साधन थे। हाथीदांत जड़ित मेज और कुर्सियां तथा बहुमूल्य पर्दे व कालीन सामंतों के भवनों की शोभा बढ़ाते थे। आर्थिक जीवन, कृषि व पशुपालन। मिस्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। जौ, प्याज, बाजरा व कपास की खेती की जाती थी। मिस्र को प्राचीन विश्व का अन्न का भंडार कहा जाता है क्योंकि वहाँ वर्ष में 3 बार फसलें बोई जाती थी। बकरी, गधा, कुत्ता, गाय, ऊंट, सूअर आदि पालतू पशु थे। व्यापार व उद्योग, मिस्र में धातु, लकड़ी, मिट्टी, कांच, कागज तथा कपड़े का काम करने वाले कुशल कारीगर थे। मिस्र वासियों को तांबे के अतिरिक्त अन्य धातुएं बाहर से मंगवानी पड़ती थी। मिस्रवासी लकड़ी पर नक्काशी तथा कांच पर चित्रकारी कार्य से भी अवगत थे। वे वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार करते थे। अरब व इथोपिया से उनके व्यापारिक संबंध थे। धार्मिक जीवन, मिस्रवासियों के प्रमुख देवता रा सूर्य, ओसरिम नील नदी तथा सिन चंद्रमा थे। उनके देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। सभ्यता के प्रारंभिक काल में मिस्रवासी बहुदेववादी थे, किंतु साम्राज्यवादी युग में अखनाटन नामक फराहो ने एकश्वरवाद की विचारधारा को महत्व दिया तथा सूर्य की उपासना आरंभ की। ज्ञान विज्ञान, मिस्र के लोगों ने तारों व सूर्य के आधार पर अपना कैलेंडर बना लिया था तथा वर्ष के 360 दिन की गणना कर ली थी। मिस्रवासियों ने धूप घड़ी का आविष्कार कर लिया था। उन्होंने अपनी वर्णमाला विकसित करके पेपीरस वृक्ष से कागज का निर्माण भी किया था। मिस्रवासियों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद शव में आत्मा निवास करती है, अतः वे शव पर एक विशेष तेल का लेप करते थे। इससे सैकड़ों वर्ष तक शव सड़ता नहीं था। शवों की सुरक्षा के लिए समाधियां बनाई जाती थी, जिन्हें वे लोग पिरामिड कहते थे। पिरामिडों में रखे शवों को ममी कहा जाता था। ये यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, यह है गिजे का पिरामिड। मिस्र के पिरामिडों में गिजे का पिरामिड प्राचीन वास्तुकला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। गिजे का यह पिरामिड 481 फीट ऊंचा तथा 755 फीट चौड़ा है। इसमें 2.5 टन के 23 लाख पत्थर के टुकड़े लगे हैं। इसके बाहर पत्थर की एक विशालकाय नरसिंह की मूर्ति, जिसे स्फिंक्स कहा जाता है, बनी है। पिरामिड मिस्रवासियों के गणित व ज्यामिति के ज्ञान के साक्षी हैं। मिस्र में अब भी ऐसे कई पिरामिड विद्यमान हैं। चीन की सभ्यता, चीन की प्राचीन सभ्यता हांगहू और चांगजियांग याक्टीसीक्यांग नदियों की घाटियों में विकसित हुई थी। चीनी लिपि आरंभ में चित्रात्मक थी। धीरे धीरे इसकी स्वयं की वर्णमाला का निर्माण हुआ। मंगोल जाति के लोगों ने इस सभ्यता को जन्म दिया एवं विकास में सहयोग दिया। उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर चीन का व्यवस्थित राजनीतिक इतिहास ईस्वी पूर्व 2852 से फूसी नामक शासक से प्रारंभ होता है। चीन के शासकों के राजवंशों में शांग वंश, चाओ वंश, हान वंश, सुई वंश, तांग वंश, शुंग वंश प्रमुख थे। चीनी सभ्यता की विशेषताएं, सामाजिक जीवन। चीन का प्राचीन समाज मंडारिन, कृषक, कारीगर, व्यापारी तथा सैनिक वर्ग में विभाजित था। सेना में भर्ती होने वाले लोग या तो अत्यंत निर्धन, अपरिश्रमी या समाज में अवांछनीय चरित्र के माने जाने वाले होते थे।
H.A. डेविस का कथन है कि प्राचीन सभ्यताओं में चीन ही एक ऐसा देश है जो शांति के लिए संगठित रहा। वहाँ सैनिक होना अपमानजनक समझा जाता था। चीनी सभ्यता में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। परिवार का मुखिया वयोवृद्ध व्यक्ति होता था। वहाँ के जीवन में नैतिकता पर विशेष बल था। समाज में स्त्रियों को कोई गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था। पर्दा प्रथा व तलाक प्रथा भी प्रचलित थी। आर्थिक जीवन, कृषि व पशुपालन। चीनी लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। चावल की खेती तथा चाय की खेती बहुतायत से की जाती थी। नहरों द्वारा सिंचाई होती थी। भेड़, सूअर, गाय, बैल, कुत्ते आदि पालतू पशु थे। व्यापार, उद्योग। चीनी हस्तकला एवं उद्योग के अंतर्गत रेशम तैयार करना और कपड़ा बुनना प्रमुख था। अन्य महत्वपूर्ण उद्योग चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना था। चीन से नमक, मछली, लोम, फर, सूती तथा रेशमी कपड़ों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। प्राचीन बेबीलोन, मिस्र एवं भारत से चीनी लोग विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। धार्मिक जीवन। चीनी लोग प्रकृति के उपासक थे। वे सूर्य, आकाश, पृथ्वी, वर्षा की पूजा करते थे। चीन में राजा को परमात्मा का पुत्र माना जाता था। वे जादू टोना, बलि आदि में भी विश्वास करते थे। कालांतर में चीन वासियों की धार्मिक विचारधारा कन्फ्यूशियस के सुधारवादी एकेश्वरवाद एवं लाओत्से के शाश्वत आत्मा के ताओवाद तथा बुद्ध धर्म से प्रभावित हुई। ज्ञान विज्ञान। प्राचीन चीन में ज्ञान विज्ञान की खूब उन्नति हुई। कागज, छापखाना, शाही, बारूद, चित्रकला तथा दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में ही हुआ। कागज, छापखाना, शाही, बारूद, चित्रकला और दिशा सूचक यंत्र। कन्फ्यूशियस और लाओत्से चीन के महान विचारक थे। कन्फ्यूशियस और लाओत्से। लियो वहाँ का प्रसिद्ध कवि था। चीन की दीवार। चीन की दीवार प्राचीन चीनी स्थापत्य काल का विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसका निर्माण चीन के शासक शी हुआंगती द्वारा हुणों के निरंतर आक्रमणों से रक्षा के लिए करवाया था। यह दीवार 1800 मील लंबी व 20 फीट चौड़ी व 20 फीट ऊंची है। इस दीवार पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बुर्ज जैसे छोटे छोटे किले बने हुए हैं। अगला है यूनान की सभ्यता। सभ्यता के विकास की दृष्टि से यूनान पहला यूरोपीय देश था। इतिहासकारों का मत है यूनान के आदि निवासी माओनियम लोगों को पराजित करके उन्हें गुलाम बना लिया था। उन्होंने अपने मौलिक चिंतन तथा निष्ठा से एक महान सभ्यता एवं संस्कृति का निर्माण किया। अनुमान है कि यूनानी सभ्यता का जन्म 1500 ईस्वी पूर्व हुआ था। विभिन्न पहाड़ों और खाइयों के कारण प्राचीन यूनानी लोग कभी भी एक संयुक्त राष्ट्र स्थापित नहीं कर पाए। संपूर्ण यूनान में कई नगर राज्यों में दो प्रमुख नगर राज्य स्पार्टा और एथेंस थे। स्पार्टा में सैनिक शासन था तथा एथेंस में लोकतंत्र। शेष यूनानी नगर राज्य या तो एथेंस की तरह थे अथवा स्पार्टा का अनुसरण करते थे। यूनानी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। स्पार्टा का जीवन। स्पार्टा नगर राज्य को सदैव पड़ोसी देशों के आक्रमण का भय बना रहता था, इसलिए वहाँ सैनिक शासन स्थापित हुआ। वहाँ का शासन स्वेच्छाचारी था। स्पार्टा का प्रथम व्यवस्थापक एवं विधान निर्माता लाइक कमर्स था। उन्होंने वहाँ के निवासियों के लिए कठोर अनुशासन में रहने की व्यवस्था की थी। बच्चों को कठिनाइयों का सामना करने की शिक्षा दी जाती थी। निर्बल बच्चों को टेसिटस पहाड़ी की चोटी से गिराकर मार दिया जाता था।
स्पार्टा को साहसी एवं योद्धा सैनिक और आंखें मूंदकर आज्ञा पालन करने वाले नागरिक तैयार करने में तो निश्चय ही सफलता मिली, किंतु दर्शन, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में स्पार्टा की देन नहीं के बराबर है। एथेंस का जीवन। एथेंस का नगर राज्य स्पार्टा के नगर राज्य से सर्वथा भिन्न था। एथेंस में जनतांत्रिक शासन था, राजा का बहुत सम्मान था। न्यायाधीश ड्रैको ने 621 ईस्वी पूर्व लिखित कानूनों का संग्रह तैयार किया था। उसके कानून उच्च वर्ग के हितों की रक्षा करने वाले थे। तत्पश्चात क्लाइस्थनीज ने एथेंस में जनतंत्र की जड़ें जमा दी थी। ईरान के महत्वाकांक्षी सम्राट दारा ने ग्रीक को जीतने के बाद यूनान पर आक्रमण किया। एथेंस व ईरानियों के मध्य मैराथन मैदान में युद्ध हुआ। इस युद्ध में यूनान की विजय हुई और यूनानियों ने अपनी सभ्यता का स्वतंत्रतापूर्वक विकास कर लिया। पेराक्लीस युग। पेराक्लीस यूनान एथेंस का महान जनतांत्रिक नेता था। पेराक्लीस ने अपने सुधारों के द्वारा एथेंस के प्रजातंत्र को व्यापक एवं सुदृढ़ बनाया। पेराक्लीस का मत था कि सारे व्यक्तियों को न्याय का समान अधिकार है। उसके शासनकाल में कला, साहित्य, संगीत तथा दर्शन को बहुत विकास हुआ। एथेंस में दुखांत व सुखांत नाटकों तथा संगीत के कई आयोजन होते थे। होमर की विश्व प्रसिद्ध रचनाएं इलियड व ओडेसी इसी काल की हैं। होमर की विश्व प्रसिद्ध रचनाएं। उसके समय में गणित, ज्योतिष व दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। इसी काल में विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने ज्ञान व चरित्र के विकास पर बल दिया। दार्शनिक प्लेटो व अरस्तु भी इसी काल के विद्वान थे। देवी एथीना का मंदिर भवन निर्माण कला का अनुपम नमूना है। हेरोडोटस, थ्यूसिडिडीज इस युग के महान इतिहासकार हैं। पाइथागोरस तथा हिप्पोक्रेटिस इस काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्हीं उपलब्धियों के कारण पेराक्लीस के युग को यूनान के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रोफेसर डेविड के अनुसार पेराक्लीस का युग यूनान के इतिहास की यही नहीं वरन विश्व के इतिहास का स्वर्ण युग था। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। कालीबंगा। उत्तरी राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे सिंधु सरस्वती सभ्यता के 25 स्थल खोजे गए हैं, जिनमें से कालीबंगा एक है। यह स्थल हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती घग्गर के तट पर 4500 वर्ष पहले बसा हुआ था। कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक पूर्वी टीला है, जहां से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। पश्चिमी टीले में दुर्ग हैं, जिसके चारों ओर सुरक्षा प्राचीर है। दोनों टीलों के चारों ओर भी सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो संसार में प्राचीनतम हैं। दीवारें ईंटों से बनती थी और इन्हें मिट्टी गारे से जोड़ा जाता था, जिससे दीवारें मजबूत व टिकाऊ बन जाती थी। व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियां तथा कूड़ा डालने के मिट्टी के बर्तन नगर की सफाई की असाधारण व्यवस्था के अंग थे। वर्तमान में यहाँ घग्गर नदी बहती है, जो प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से जानी जाती थी। यहाँ से धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ संभवतः धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों और मोहरों पर जो लिपि अंकित पाई गई है वह सैंधव लिपि है, जिसे अभी पढ़ा नहीं जा सका है। कालीबंगा से पानी के निकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई मिली हैं। ताम्र से बने कृषि के कई औजार भी यहाँ की आर्थिक उन्नति के परिचायक हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु घाटी की नगर योजना के अनुरूप है। कालीबंगा के निवासियों की मृतक के प्रति श्रद्धा तथा धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली 3 समाधियां मिली हैं।
इस समृद्ध सभ्यता के ह्रास का कारण संभवतः सूखा, नदी मार्ग में परिवर्तन इत्यादि माने जाते हैं। आहड़ वर्तमान उदयपुर जिलों में स्थित आहड़ दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की कांस्य युगीन संस्कृति का मुख्य केंद्र था। यह संस्कृति बेडच बनास की घाटियों में विकसित हुई थी। यह संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी है। विभिन्न उत्खनन के स्तरों से पता चलता है कि प्रारंभिक बसावट से लेकर 18वीं सदी तक यहाँ कई बार बस्तियाँ बसी और उजड़ी। ऐसा लगता है कि आहड़ के आसपास तांबे की उपलब्धता होने से सतत रूप में इस स्थान के निवासी इस धातु के उपकरणों को बनाते रहे और उसे एक ताम्र युगीन कौशल केंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लगभग 500 मीटर लंबे धूलकोट का टीला आहड़ सभ्यता का प्रमुख केंद्रीय स्थान था। तांबे की कुल्हाड़ियाँ, प्रस्तर के औजार, अर्धकीमती प्रस्तर की वस्तुएं आदि सामग्री यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ नगर योजना के अंतर्गत मकान की योजना में आंगन या गली या खुला स्थान रखने की व्यवस्था थी। एक मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हों का होना आहड़ में बृहद परिवार या सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। आहड़ से खुदाई से प्राप्त बर्तनों तथा अनेक खंडित टुकड़ों से हमें उस युग में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का अच्छा परिचय प्राप्त होता है। इस आहड़ संस्कृति की व्यापकता एवं विस्तार गिलूंड, बालाथल, बागौर तथा अन्य आसपास के पुरातात्विक स्थानों से प्रमाणित है। इसका संपर्क नवदा टोली, नागदा, एरन, कायथा तथा उत्तर गुजरात में कच्छ तक अर्थात इस सभ्यता का संपर्क 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता से भी था, जो यहाँ से प्राप्त काले व लाल मिट्टी के बर्तनों के आकार, उत्पादन व कौशल की समानता से पता चलता है। बालाथल उदयपुर नगर से पूर्व में 42 किलोमीटर दूर उठाला गांव वर्तमान में बल्लभ नगर नाम से बसा हुआ है। यह उपखंड मुख्यालय है। इसके उत्तर में बालाथल गांव है। इस गांव की पूर्वी दिशा में एक टीला है। इस टीले के उत्खनन का कार्य मार्च 1993 में दक्कन कॉलेज, पूना के डॉक्टर BN मिश्रा के नेतृत्व में डॉक्टर BS शिंदे, डॉक्टर RK मोहंती तथा इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज़, राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर के डॉक्टर देव कोठारी, डॉक्टर ललित पांडे व डॉक्टर जीवन खरकपाल की देखरेख में किया गया था। यहाँ पर उत्खनन कार्य 7 वर्षों तक किया गया। यहाँ ताम्र पाषाण युग की संस्कृति के दर्शन होते हैं। वैसे यह स्थल आहड़ का ही एक विस्तार है। यह सभ्यता लगभग 3200 ईस्वी पूर्व तक अस्तित्व में आ चुकी थी। बालाथल की विशेषताएं। ताम्र उपकरण। बालाथल के निवासी तांबे से बने हुए उपकरणों और अस्त्रों का प्रयोग करते थे। इनमें कुल्हाड़ी, चाकू, छेनी, उस्तरा तथा वाण के फलक का प्रयोग करते थे। पत्थर के बने हुए औजार भी मिले हैं। इसका कारण यहाँ के लोगों को तांबा सुगमता से उपलब्ध होना माना जाता है। ये चित्र जो दिया गया है ये बता रहा है बालाथल निवास के अवशेष। मिट्टी के बर्तन। बालाथल से प्राप्त विशेष आकार प्रकार के चमकदार मिट्टी के बर्तन 2 प्रकार के हैं। एक खुरदरी दीवारों वाले तथा दूसरे चिकनी मिट्टी के दीवारों वाले। काले, लाल और गहरे लाल रंग लिए ऐसे बर्तनों के बाहर और भीतर चमकदार लेप किया हुआ मिलता है। काले और लाल बर्तनों पर सामान्यतः सफ़ेद रंग के चित्र मिलते हैं। यहाँ विशेष प्रकार के बर्तन बनाए ही नहीं जाते थे, अपितु अन्य क्षेत्रों का निर्यात भी किए जाते थे। निर्माण कार्य। बालाथल के टीले के मध्य में एक विशाल दुर्ग स्वरूप संरचना खोजी गई,
जिसकी दीवारें 3.15 मीटर ऊंची तथा लगभग 5 मीटर मोटी हैं। यह दुर्ग 5,600 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला था। यह दुर्ग मिट्टी तथा पत्थरों से बनाया गया। बालाथल की खुदाई में 11 कमरों के बड़े भवन की रचना भी प्राप्त होती है, जो ताम्रपाषाण काल की द्वितीय अवस्था में निर्मित हुए थे। जिस प्रकार आहड़ की ताम्रपाषाण काल की सभ्यता में तांबा गलाने की भट्टियां के अवशेष मिले हैं, उसी प्रकार बालाथल में लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। आहड़ सभ्यता के लोग दक्षिणी राजस्थान के पहले किसान, पशुपालक, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले तथा धातुओं के औजार के निर्माता थे। नेक्स्ट है चंद्रावती। सिरोही जिले में माउंट आबू की तलहटी में आबू रोड के निकट चंद्रावती के नाम से एक प्राचीन शहर के अवशेष हैं। यह प्राचीन शहर सेवाणी नदी के दाएं तट पर बसा हुआ था तथा लगभग 50 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी खोज सन 1822 में कर्नल जेम्स स्टोर द्वारा की गई। सन 1980 में महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ विश्वविद्यालय बड़ौदा के पुरातत्व विभाग द्वारा इस प्राचीन शहर तथा संबद्ध क्षेत्र का गहन सर्वेक्षण किया गया। यह जो चित्र दिया हुआ है, यह है चंद्रावती का। सन 2013 एवं 2014 में इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज़, साहित्य संस्थान, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर एवं राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग, जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर जीवन खरकपाल के नेतृत्व में चंद्रावती का पुरातात्विक उत्खनन किया गया। शहर के पश्चिमी भाग में एक विशाल किले के अवशेष हैं, जो लगभग 26 बीघे में फैले हुए हैं। मध्य भाग में 33 मंदिर समूहों के अवशेष हैं, जो हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित हैं। अधिकांश मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित ऊंची जगती पर निर्मित हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में प्राप्त मूर्तियाँ माउंट आबू संग्रहालय में सुरक्षित हैं। स्थापत्य के दृष्टिकोण से इन्हें 8वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य रखा जा सकता है। उत्खनन में शहर के पूर्वी भाग में 2 किले खोजे गए हैं। उनमें से एक किला वर्गाकार है, 60 बाई 60 मीटर क्षेत्र में फैला है। उसमें आयताकार तथा गोल बुर्ज बनाकर सुरक्षा दीवार को मजबूती प्रदान की गई है। उत्खनन में 3 विशाल भवनों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। एक कमरे में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के अनाजों के जले हुए बीज तथा अनाज पीसने की घट्टी का भाग भी खोजा गया है। भवनों में घोड़े व मनुष्य की मृण मूर्तियाँ, मिट्टी व लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। सभी भवन व फर्श ईंटों के बने हुए हैं। किले के प्रवेश द्वार पर संवत 1325 का एक अभिलेख भी है। चंद्रावती के अभिलेख तथा ताम्रपत्र माउंट आबू संग्रहालय में सुरक्षित हैं। यह परमार शासकों की राजधानी थी, जिनमें यशोधवल तथा धारावश जैसे प्रतापी राजा हुए। परमारों के पश्चात इस स्थल पर 14वीं शताब्दी में देवड़ा राजपूतों का अधिकार हो गया था तथा 15वीं शताब्दी में आक्रमणों के कारण यह नगर ध्वस्त हो गया। चंद्रावती के उपरोक्त विशेषों के नीचे एक अन्य प्राचीन बस्ती के अवशेष हैं। यह उत्खनन से स्पष्ट हुआ है कि उपलब्ध पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर यह बस्ती 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच की हो सकती है। चंद्रावती के क्षेत्र से पाषाणकालीन उपकरण तथा शैल चित्र भी मिले हैं। अतः यह स्पष्ट है कि पाषाण काल से ही मानव समाज चंद्रावती में उपस्थित था। मध्यकाल में यह व्यापार का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा था।